आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान के अंदर आज का टॉपिक है हमारी परमाणु की संरचना। परमाणु क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर अपन आज देखेंगे बेटा। उससे पहले मैंने आपको वीडियो के अंदर मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनसे मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चौक है, ये चौक भी क्या है, एक पदार्थ है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, मान लीजिए ये चौक है, इस चौक के अगर मैं टुकड़े करती हूँ तो कुछ इस प्रकार से मैं अगर इसके टुकड़े करती हूँ और टुकड़े करती जाऊँ, जब तक हो तब तक क्या कर सकती हूँ, मैं इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती जाऊँ, तो लास्ट में कुछ इस तरह का मेरे पास क्या रह जाएगा, अंतिम मेरे पास इस तरह का कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाए। क्या मैं और इसके टुकड़े कर सकती हूँ, क्या और मैं इसको और टुकड़े कर सकती हूँ, और मैं टुकड़े कर रही हूँ और कर पा रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ। क्या नहीं कर सकती, इसके और टुकड़े नहीं कर सकती। तो हमारा जो अंतिम कण है यानी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और हम क्या नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर परिभाषा में लिखा कि वह सूक्ष्मतम कण बेटा ये छोटा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, कण। वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है, जिसका और विभाजित नहीं किया जा सकता, एक लास्ट छोर के बाद इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो आपको समझ में आया, कोई भी पदार्थ हो सकता है। यहाँ मैंने चौक लिया है, आप लकड़ी ले सकते हो। अगर मान लीजिए यही डस्टर, इस डस्टर को मैं आपको बोलूँगी इसको तोड़ो, आप तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, लास्ट में एक पॉइंट रहेगा, मैं आपको बोलूँगी उसको और तोड़ो, तो आप बोलोगे टीचर अब ये टूट नहीं सकता। तो हमारी परिभाषा क्या कहती कि वह सूक्ष्मतम कण जो क्या है, अविभाज्य और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। राइट। तो परमाणु के बारे में हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने सर्वप्रथम किसके बारे में बताया था, परमाणु के बारे में, परंतु वो अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाए थे। आपको पता है हर बार आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से टीचर आपको कहते हैं कि हमारे भारत ने बहुत पहले सारी चीजें की खोज कर दी थी, परंतु टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाए। तो नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने परमाणु को सही मायने में सही परिभाषा दी थी, वो आए थे जॉन डाल्टन। कौन आए थे बच्चों, जॉन डाल्टन, जिसे परमाणु के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। 1760 के अंदर 1766 के अंदर इन्होंने जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने क्या परिभाषा दी थी, देखो डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सभी द्रव्य, क्या बोला बेटा, सभी द्रव्य, मैंने आपको पहले भी बताया कि द्रव्य क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ही जब शामिल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। समझ में आया। और द्रव अलग है क्योंकि द्रव क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि गैस गैसेस के फॉर्म में होता है। दैट हमारा क्या है, ठोस, जो सॉलिड फॉर्म में होता है यानी कि जो कठोर होता है। तो ये क्या कहा है, इन सभी द्रव्य, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों हो सकते, चाहे कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी तत्व या कोई यौगिक या कोई मिश्रण मतलब क्या होता है, तत्व और यौगिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण, और उनके जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव्य हो, या कोई भी तत्व किसी भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मान लीजिए चौक, अपन इसी का एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये चौक आपको पता है कैसे बना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक किसी सांचे में रखा होगा, तो बहुत सारे सूक्ष्म कण आपस में क्या होके इकट्ठे होकर, संयोजित होकर किसका निर्माण किया है, एक चौक का निर्माण। तो ये परिभाषा वही कह रही है कि कोई भी कण हो सकता है जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, और कोई भी पदार्थ
जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत सारे कणों से मिलकर बनेगा, उनका जो बारीक यानी सबसे जो कण होता है वही क्या कहलाता है, हमारा परमाणु। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे हम बात करते हैं बेटा आज का जो टॉपिक है परमाणु की संरचना। संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से कक्षा 8वीं के अंदर आपने पढ़ा होगा, विज्ञान के अंदर तीसरा चैप्टर था आपका, कि परमाणु की जो संरचना है वो कुछ इस तरह की है जिसके बाह्यतम कोश के अंदर, जो बाह्यतम कक्षक है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके मध्य में जो क्या होता है, केंद्रक होता है, नाभिक, जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जो परमाणु है उसके सेंटर वाले पार्ट यानी कि मध्य भाग में नाभिक वाले हिस्से में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इन पे कुछ आवेश भी होते हैं। अब आप कहोगे कि आवेश कैसे टीचर, आवेश आपने एक क्रियाकलाप किया होगा, एक एक्टिविटी की होगी, अक्सर करते भी हैं, किसी का बर्थडे होता है किसी का बर्थडे, बलून लगाने होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने स्लिप पे ऑयल होता है ऐसे खींच के और फिर क्या करते हैं, लगा देते हैं, ऐसे ही करते कुछ बचपन में किया होगा, अब तो बड़े हो गए, अब तो नहीं करते होंगे, लेकिन आपने किया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ बेटा, आपने बचपन में ये वाला भी एग्जाम्पल किया होगा, बहुत सारे पेपर के टुकड़े करते हैं, फिर क्या करते हैं हम, कंघी जो होती है ना जिससे हम बाल बनाते हैं, उस कंघी से या फिर स्केल से, स्केल को भी इस तरह से साफ करते हैं ऑयल वाला से, और फिर आप पेपर को ऐसे करोगे ना तो वो पेपर क्या होता है, उस पर क्या होता है, चिपकता है। तो किस वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है, और उस आवेश की वजह से क्या होता है, वो पेपर क्या होता है, स्केल भी क्या होता है कि और आकर्षित होता है। तो इसी प्रकार से परमाणु में भी क्या होते हैं, परमाणु की संरचना में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के जो बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये देखो बेटा, ये ऋणात्मक, तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा सदैव कौन सा आवेश रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है, आपको याद रखना है। फिर हमारा जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है उसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इसको अपन इस तरह से प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। यह एक पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है, प्रोटॉन्स पर रहता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश होता है। देन अगर हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, कि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए ये किस फॉर्म में होता है, उदासीन के फॉर्म में होता है, यानी कि उदासीन उस पे आवेश होता है, कोई भी मतलब ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इस तरह से। तो आपको समझ में आया कि हमारे परमाणु की संरचना किस तरह से, उसके बाह्यतम कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसमें कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों की संख्या जो है, दोनों का योग करते हैं तो क्या बनता है, परमाणु द्रव्यमान बनता है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसी बात को, किस बात को, परमाणु के संरचना के बात को साबित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए। मॉडल क्या होता है, पहले तो आपको मैं ये बताती हूँ मॉडल क्या होता है। कोई भी चीज, अगर मुझे कोई चीज को बताना बेटा तो मेरे को उसका तैयार करना पड़ेगा, उसको किसी न किसी बुक पे क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक आएंगे, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, परमाणु की संरचना को, परमाणु की संरचना या परमाणु के सिद्धांत को क्या किया था, समझाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हमारे जो आए थे उनका नाम क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। कौन आए थे, थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया, एक प्रयोग किया, क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक केक लिया। केक के अंदर क्या थे बच्चों, किसमिस। आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर चित्र में बताने की कोशिश की है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, किसमिस। उन्होंने क्या कहा कि जो केक के अंदर जो किसमिस है वो उसको क्या दर्शाया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या किया था, एक केक लिया था, केक के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, किसमिस। किसमिस आपको सूखे अंगूर होते हैं वो उन्होंने बताए थे, और वो उन्होंने ये कहा था कि जो किसमिस आपको दिखाई दे रहे हैं केक के अंदर
मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं या दर्शाते हैं तो ओनली ई नहीं, उस पे हमको चार्ज यानी कि आवेश को भी दर्शाना होगा। तो थॉमसन ने एक तो उन्होंने केक का लिया था, दूसरा उन्होंने क्या लिया बेटा, तरबूज लिया, और तरबूज को उन्होंने क्या किया, कट किया यानी कि कटिंग की, और कुछ इस तरह से एक आप देखते हैं तरबूज की चीज समझते हैं इसे कटिंग करके। तो उन्होंने कहा कि लाल वाला जो भाग है, तरबूज के भीतर वाला जो लाल वाला भाग है, उस लाल वाले भाग में जो इलेक्ट्रिक कलर की क्या है, बीज है। उन्होंने ये कहा, किन्होंने, थॉमसन ने ये कहा कि जो बीज वाला यानी कि लाल वाले भाग के अंदर जो बीज है, उन्होंने क्या कहा कि ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं। तो उनके ये दोनों ही प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि थॉमसन ने कहते हैं कि कोई भी परमाणु जो है, उस परमाणु के भीतरी भाग के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित है। लेकिन हमने क्या देखा था बच्चों, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि परमाणु संरचना के आधार पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षक में होते हैं। जबकि थॉमसन क्या बात करते हैं, थॉमसन ये कहते हैं कि किसी भी परमाणु के भीतर का जो भाग है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी ये बात क्या होती है बेटा, यहाँ पर गलत होती है, इनका प्रयोग यहाँ पर निष्फल होता है, इनके प्रयोग में बहुत सारी कमियां निकलती है। तो यहाँ पर मैंने इनके परमाणु मॉडल के आधार पर कुछ प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया कि परमाणु धनावेशित गोला है, इन्होंने क्या बोला कि परमाणु ये पूरा जो है क्या है, एक धनावेशित गोला का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या बोला बेटा, धसे हुए, वो कहाँ धसे हुए, भीतरी भाग के अंदर धसे हुए हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान है। इन्होंने क्या बोला कि ऋणात्मक यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो आवेश वो क्या है, उनका जो परिणाम है वो दोनों, प्रोटॉन और क्या बोला बेटा, ऋणात्मक, ऋणात्मक किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन क्या है बेटा हमारा, धनात्मक में कौन सा चार्ज होता है, यानी धनात्मक चार्ज किसमें होता है, प्रोटॉन पर। इन दोनों का जो परिणाम है वो क्या है, समान है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और प्रोटॉन पर जो है वो दोनों का परिणाम क्या है, समान है। इसलिए परमाणु में विद्युतीय रूप में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये बात किसने की थी, थॉमसन ने की थी, और इस तरह से थॉमसन का मॉडल क्या रह जाता है, निष्फल, क्योंकि वो सही बात को, अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाए। वो बार बार ये कहते रहे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर धसे हुए। तो थॉमसन का मॉडल यहाँ पर क्या होता है, थॉमसन के मॉडल में बहुत सारी कमियां रहती। तो नेक्स्ट मॉडल जो हमारा आता है वो कौन सा है, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद उनका भी मॉडल में क्या होता है उसको हम किताब के जरिए पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद नेक्स्ट हमारा परमाणु मॉडल जो था वो कौन सा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल के माध्यम से बताने की कोशिश की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते। तो बच्चों अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको जब समझाया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते, इस बात को थॉमसन ने भी बताया था, लेकिन थॉमसन का ये मॉडल निष्फल रहा था। नेक्स्ट हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। तो प्रयोग में क्या किया था, इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। एक सोने की पन्नी ली थी और उस पर क्या किया था, तेज गति से, बहुत ही तेज गति से क्या किया था, अल्फा कणों को क्या किया था, उस पर बौछार की थी। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी थी क्योंकि वे बहुत ही पतली होती। सोने की पन्नी आप जानते हो बेटा, सोना जो होता है उसकी बहुत ही पतली सी पन्नी ली थी। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। कितनी थी, 1000 परमाणु के बराबर थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित भी थे। क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों को पर्याप्त ऊर्जा होती। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत ही अधिक क्या होते हैं, भारी होते, इसलिए उन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो इस प्रकार से देखिए परमाणु मॉडल किस तरह था। यहाँ पर उन्होंने एक पतली से सोने की पन्नी रखी थी और सोने की पन्नी पर क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की क्या की थी बच्चों, बौछार की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग आशा बिल्कुल विपरीत थी। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण जो थे वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। बहुत सारे अल्फा कण तो क्या होते थे कि जैसे ही सोने की पन्नी पर इन अल्फा कणों को बौछार के तो सीधे ही सीधे डायरेक्ट अल्फा कण कैसे होगा, सीधे के सीधे निकल।
कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे छोटे कणों के द्वारा क्या हो गए थे, विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक की बात यह है कि 1200 कणों में से एक कण जो था वो वापस क्या हुआ, लौट आया। तो यहाँ पे जब सोने की पन्नी पर उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार की थी, तो सारे अल्फा कण तो क्या थे, उस पन्नी को विक्षेपित करके बाहर की तरफ निकल गए थे। परंतु एक अल्फा कण जो था, 1200 परमाणु कणों में से एक अल्फा कण जो था वो पुनः क्या हुआ, टकरा कर पुनः वापस अपनी दिशा में लौट गया। ये देखो बेटा, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से वापस विक्षेपित हो गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उस प्रकार अविश्वसनीय है जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हो और वह लौटकर आपको ही चोट देता है। ये बताना चाह रहे थे रदरफोर्ड कि ये इस तरह से आश्चर्यजनक था कि जैसे कोई टिश्यू पेपर है, उस टिश्यू पेपर को अगर हमने क्या किया, मारा और वापस वो क्या कहते बाहर ना निकल गए, वापस टकरा कर क्या हुआ, वापस उनको ही चोट लगी। इस तरह से रदरफोर्ड ने बताया, ये बहुत ही कैसा था, अविश्वसनीय था। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि मैदान में एक क्रियाकलाप किया गया है कि मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है, उस दीवार पर कुछ दूरी पर पत्थर फेंकने को कहे। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकरा के साथ वह आवाज सुनाएगी, पर अगर उससे पर 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंखें बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान थे। घेरे के बीच में क्या थे, बहुत सारे खाली स्थान थे जिनके बीच पत्थर निकल जाते थे। यहाँ पर बेटा एक प्रयोग करके ये बताया है कि मान लीजिए कोई दीवार है, उस दीवार के सामने क्या करना है, पत्थर फेंकना। बच्चे की आंखें क्या है, बंद है। जैसे ही पत्थर दीवार से टकराएगा तो क्या सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। बार बार जितनी बार पत्थर मारेंगे उतनी बार क्या होगा, आवाज सुनाई देगी। परंतु उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर अगर हमने क्या कि 4 दीवारी की वहां अगर तार लगा दिए तो तार लगाने पर क्या होगा, पत्थर टकराएंगे नहीं, पत्थर क्या होंगे, सीधे उस तार को जीत के क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे, नहीं पड़ेगी। क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे, क्योंकि उसमें बीच में क्या था, तारों के बीच में क्या था, खाली स्पेस था। उस खाली स्पेस से क्या होता है, वो पत्थर क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकल, जिनके बीच पत्थर निकल जाते। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने भी यह निष्कर्ष निकाला, ये परिणाम निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या होता है, खाली होता है। ऐसा क्यों हुआ कि एक जो अल्फा कण था वो वापस टकराकर पुनः वापस लौट आया। तो उसका ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, खाली स्थान होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही सोने की पन्नी से क्या हो गए थे, बाहर निकल गए थे। बहुत ही कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत ही कम था। ये कहा गया है कि बहुत सारे कण तो क्या हुआ थे, विक्षेपित हो गए थे, लेकिन बहुत कम भाग, अपने बोला था ना कि एक ही अल्फा कण टकरा कर क्या हुआ था, वापस लौटा। तो इसका मतलब ये होता है कि धनावेशित कण बहुत ही कम था। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पुनः धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में सीमित होता है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या, जो हमने बताया था ना, परमाणु की मॉडल जब पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको संरचना बताई थी कि परमाणु के सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, उसका केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर हमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना क्या होती है, छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे निम्नलिखित लक्षण निकले। ये लक्षण निकले कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है बच्चों, धनावेशित, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार की थी तो बहुत सारे कण तो क्या हो गए थे, विक्षेपित हो गए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और कुछ भाग क्या हो गया, एक अल्फा कण क्या होता है, टकराकर पुनः लौट गया था 180 डिग्री पर। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बीच वाला जो खाली स्पेस था वो वाला भाग बहुत ही कम भाग जो कैसा है, धनावेशित है। तो वर्तुला भाग कैसा है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी क्या होता है, कम होता है। नाभिक का आकार काफी क्या होता है, छोटा होता है, जबकि परमाणु के आकार क्या होता है, काफी बड़ा होता है। लेकिन रदरफोर्ड का ये मॉडल अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में कुछ कमियां थी। क्या थी कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी हो पाना संभावित नहीं है।
कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे, विकृत करेंगे और नाभिक से टकरा जाएंगे। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? उन्होंने ये बताया था कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वर्ताकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, परंतु उन्होंने एक स्थायी मान नहीं बताया था कि किस इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार रूप में तो बताया था कि चक्कर लगाते, परंतु किस रे से होकर किस वर्ताकार चक्र में चक्कर लगाते हैं। अगर वो चक्कर लगाते तो वो नाभिक से जाकर क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो इसलिए बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी मान में होते हैं। वो एक फिक्स जो लास्ट जो हमारा कक्षक होता है उसी में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा कौन सा मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल, जो काफी हद तक तो क्या था, सही था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से ये भी क्या होता है, निष्कासित होता है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने भी परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षों में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। निल्स बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड की सारी वो बताई कि उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या एक निश्चित कक्षा में, एक फिक्स कक्षक होता है, उसी कक्षक में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की विकृति कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविकृत कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा को भी विकिरण नहीं होता है। ये निल्स बोर ने बताया था। इस तरह से देखो, ये दिखाई दे रहा बेटा, ये सेंटर वाला क्या है, नाभिक है, और नाभिक के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये बाहरी जो कक्षक में जो ये बाहरी कक्षक दिखाई दे रहे, इन बाहरी कक्षक में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। में एक परमाणु ऊर्जा स्तरों को दिखाई गया। देखो यहाँ पर कुछ ऊर्जा स्तर दिखाई, जैसे पहला जो कक्षक है उसको क्या नाम दे दिया, के, दूसरे कक्षक का नाम क्या है, एल, तीसरे कक्षक का नाम क्या है, एम, और चौथे कक्षक का नाम क्या है, एन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 4, ये अलग अलग कक्षा के और इन अलग अलग कक्षों के नाम क्या रखा है, के, एल, एम, एन। ये कक्षाएं जो होती है इसको क्या बोलते हैं, के, एल, एम। ये संख्या में 1, 2, 3, 4 के द्वारा इनको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये परमाणु मॉडल किसने बताया था, निल्स बोर ने। निल्स बोर ने ये बात साबित कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स कक्षा में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में तो पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला था जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है बच्चों, उदासीन। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। अतः इसका नाम क्या रखा था, न्यूट्रॉन पड़ा था। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है। हाइड्रोजन नंबर फर्स्ट पे आता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सारे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया था। प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से और इलेक्ट्रॉन को किससे, ई से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर। अगर हमें परमाणु का द्रव्यमान देखना है कि टोटल ऑफ परमाणु का द्रव्यमान क्या है, तो हम क्या देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं को योग करके देखेंगे कि उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। क्योंकि योग के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। विभिन्न कक्षाओं में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। बोर और बरी, अभी अपन ने निल्स बोर के बारे में देखा था। निल्स बोर ने क्या बताया था, एक निश्चित कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उनकी विभिन्न कक्षा होती है, जैसे नाम बताया था, के, एल, एम, एन। तो उन्हीं कक्षाओं के बारे में यहाँ पर बताया कि उनके लिए कुछ नियम है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया, 2n²। क्या सूत्र दे रखा था बेटा, 2n² से दर्शाया। यहाँ पर n जो है कक्षा की संख्या है, n यहाँ पर क्या है, कक्षाओं की संख्या, कि वो कौन सी कक्षा में, जैसे नंबर 1 कक्षा में है, नंबर 2 कक्षा में है, या नंबर 3 या 4। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षक में k कोश में कितनी होती। अब k कोश में, जैसे इसी सूत्र को अगर हम समझे तो किस तरह से समझेंगे,
यस तो 2n स्क्वायर वाला सूत्र है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षा में किस प्रकार से वितरित उसको समझ रहे हैं। तो जैसे बेटा ये फॉर्मूला दे रखा 2n स्क्वायर, जैसे 2 की जगह तो हम 2 ही लिखेंगे, लेकिन जैसे नंबर 1 कक्षा के, कक्षा नंबर 1 यानी कि कौन सा कक्षा हुआ हमारा, के कक्षा के, कौन सा कक्षा के, के, और के कक्षा के क्या था, पहले नंबर था, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, और अगर एक को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आएगा 2। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रथम कक्षक है उसके अंदर हम कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भर सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षक एल की बात करते हैं, तो कक्षक एल कितने नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 से तो कितना आ जाएगा 8। यही कह रहा है कि एल कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो आपको समझ में आया के अंदर कितनी होती है, 2। आपको याद रखना है कि के कोश के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2। एल के अंदर हम कितने भर सकते हैं, 8। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसकी, m और n की बात करते हैं, तो m हमारा कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। यही फॉर्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह क्या जाएगा, नंबर ऑफ कक्षक, यानी कि नंबर कितने कक्षक है, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 6 को नहीं, 3 का स्क्वायर होता है 9, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा किससे, 2 से। तो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 18। यानी ये कहा गया है कि जो m कक्षक है, जो हमारे तीसरे नंबर का कक्षक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है n कक्षक, जो हमारा अंतिम कक्षक है, उसके अंदर भी यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर का, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह हमारा कौन सा नंबर का हो जाएगा, 4th नंबर का। इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 32। तो ये मैंने आपको इस फॉर्मूले के थ्रू बताया है कि अलग अलग कक्षकों के अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, जैसे यहाँ पर दे भी रखा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षक यानी कि के कोश में कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये मैंने आपको भी समझा दिया। दूसरे कक्षक में बता रखी 8, तीसरे कक्षक में कितने बता रखी 18 और 4th कक्षक में कितने थे 32। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, कक्षक के अंदर भरा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की, किसकी बात करें बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है। अब मुझे बताओ कि पहले कक्षक यानी कि के कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 का भर सकते, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 1 इस तरह से भर दिया। आपको समझ में आया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के बाद हमारा जो आता है वो नेक्स्ट होता है हमारा हीलियम। कौन सा होता है बच्चों, हीलियम कौन सा नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये याद भी करवाया है। तो हीलियम कौन सा नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है। तो इसके के कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। देखो ये के कोश के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, ये दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लिथियम। कौन सा है, लिथियम। तो लिथियम के अंदर हम कितने पहले कोश के अंदर, यहाँ पे 2 कोश देखो, तो के कोश के अंदर कितने भरे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भरे हुए। लेकिन लिथियम कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। तो 2 के कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया और 1 जो रहा है हमने किस पे भर दिया, के बाद क्या है, ये एल कोश है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसमें भरेंगे। इसी प्रकार से बेरिलियम 4 पे आता है, बोरॉन 5 पे आता है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन। इस तरह से आप अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, के कोश के अंदर, एल कोश के अंदर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि के कोश में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, एल कोश में हम कितने भर सकते हैं 8, और एम में हम 18, और एन में हम कितने भर सकते हैं 32। इन्हीं क्रम के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, भरना है। ठीक है, ये बोरबरी स्कीम के थ्रू हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को भरना सीखा है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 भी हो सकती है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। अगर उसको कंप्लीट मानेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है, लास्ट अंतिम कोश की बात करें तो उसके अंतिम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6
7 8 लास्ट जो है हमारा जो अंतिम है उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। किसी भी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता है जब तक कि उससे पहले वाले भीतर कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं है। हम ऐसा नहीं कि लास्ट अंतिम वाला भर रहे, लास्ट अंतिम वाला एन वाला है तो 32 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे, नहीं, सबसे पहले के अंदर भरेंगे, 2 भर गए और आपको लगता है कि ज्यादा इसका नंबर तो 3 पर, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे बेटा, किस में जाके भरेंगे, एल में भरेंगे। अगर आपको 6 अगर दे दिए तो 6 आपको भरना है, मतलब शुरुआत हमको के से करनी है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से क्या करना है, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, भरना है। पहले वाले भीतर कक्षा पूर्ण रूप से भरे नहीं हो जाते, इससे स्पष्ट होता है कि कक्षा क्रमानुसार भरती है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना को व्यवस्थित करना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको 1 से 30 तक, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, आपको भरना है। अगर आप लोगों को परमाणु ये जो आपको नहीं आती, अगर टेबल आपको याद नहीं है, तत्वों के नाम याद नहीं है, तो बेटा यहाँ पर 58 पेज नंबर पर इसी चैप्टर के अंदर, जो हमारा चैप्टर 4 है, इसी चैप्टर के अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम यानी कि कुछ तत्वों के नाम दे रखे, उनकी परमाणु संख्या दे रखी कि हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स भरना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है। पहले में 2, मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट वाला जो है हमारा 32 आपको इलेक्ट्रॉन्स भरना मैंने अभी सिखाया। तो आपको ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, भरना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।